Friends, आज का पहला क्वेश्चन है आयोडोफॉर्म्स गिव्स अ precipitate with silver nitrate on heating while chloroform does not. Why? Iodoform gives a precipitate with silver nitrate on heating while chloroform does not. Why? आयोडोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर अवक्षेप देता है किंतु क्लोरोफॉर्म नहीं, क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आयोडोफॉर्म का फार्मूला आपको पता है, CH3, ये आयोडोफॉर्म होता है। देखिए CH3, और क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। ठीक, आयोडोफॉर्म में हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया, CH और CI और यहाँ पर CI। ठीक, यहाँ पर अगर हम क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए CH, उसके बाद C से Cl, फिर Cl, फिर Cl, लिंक कर दिया मैंने। अब आप यहाँ पर एक बात को जरा ध्यान से देखें कि इस आयोडोफॉर्म को जब सिल्वर सॉल्यूशन के साथ में हीट करता हूँ तो मुझे प्रेसिपिटेट मिल जाता है, लेकिन अगर मैं क्लोरोफॉर्म को AgNO3 सॉल्यूशन के साथ हीट करता हूँ तो मुझे कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए देखिए, आपको पता है कि अगर हम हैलोजन ग्रुप की बात करते हैं तो 17th ग्रुप में अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं, अगर ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो एटॉमिक साइज फ्लोरीन टू आयोडीन इंक्रीज होती है। फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलने पर इनका परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। अब देखिए यहाँ अगर हम देखें एटॉमिक साइज आयोडीन की क्लोरीन से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम एटॉमिक साइज Cl की लिख देते हैं स्मॉल, और यहाँ पर एटॉमिक साइज आयोडीन की लिख देते हैं हम लार्ज। इसकी साइज कम होती है, इसकी साइज ज़्यादा होती है। अब नेचुरल है कि यहाँ पर जो Ci बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी? वो लार्ज हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या होता है? लार्ज होता है। तो Ci बॉन्ड लेंथ क्या होगी? लार्ज। और यहाँ पर Ci बॉन्ड लेंथ क्या होगी? स्मॉल, यानी कम होगी। ठीक है, अब आपको पता है जब Ci बॉन्ड लेंथ लार्ज हो चुकी है तो Ci बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? यानी Ci बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी कि वीक। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने वीक। और यहाँ CCl बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसकी स्मॉल है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इसकी? स्ट्रॉन्ग। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग। अब आपको पता है कि जब Ci बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो चुकी है तो ये इजीली क्या हो जाएगा? Ci का क्लीवेज हो जाएगा, यानी Ci आसानी से क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर CCl बॉन्ड स्ट्रेंथ क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, CCl बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा है, तो CCl का जो क्लीवेज है, CCl का जो आयनन है वो शीघ्रता से नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये आयोडोफॉर्म AgNO3 सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट दे देता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म AgNO3 सॉल्यूशन के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता। आप अगर शॉर्ट में बोलना चाहो तो एक आंसर और बोल सकते हैं। कैसे? आप ये कह सकते हैं कि Ci बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, Ci बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये देखिए 213.4 किलो जूल मोल इनवर्स होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CCl 326.4 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। आप कह सकते हैं Ci की बंध वियोजन ऊर्जा 213.4 और CCl की बंध वियोजन ऊर्जा 326.4 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। अब आप देखिए इसमें Ci की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 213.4 कम है, और यहाँ देखिए CCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बंध वियोजन ऊर्जा 326.4 ये ज़्यादा है। तो इसको क्लीवेज करने के लिए क्या
कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इसको क्लीवेज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। यानी कि ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए आयोडोफोम AgNO3 सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट दे देता है, मगर क्लोरोफोम AgNO3 सॉल्यूशन के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता। तो आप शॉर्ट में चाहो तो ये आंसर जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी वाला, ये आंसर भी लिख सकते हो तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। वरना मैंने दूसरा आंसर आपको बताया था जो साइज पर डिपेंड है, क्योंकि साइज अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो वो मोर पोलर हो जाएगा, यानी अधिक ध्रुवीय हो जाएगा। अधिक ध्रुवीय हो जाएगा तो आपको पता है क्या कि वो इजीली प्रेसिपिटेट दे देगा AgNO3 सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह का आंसर हम NCERT का जो 10.12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, व्हाई। एक बार फिर से देखिए, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, व्हाई। हिंदी में, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम होता है, क्यों। तो देखिए इसका आंसर भी उसी स्टाइल से देंगे हम। देखिए कैसे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, ये क्लोरोबेंजीन है और ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है। अब साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। इसमें आपको नज़र आ रहा है डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही क्लोरोबेंजीन है और ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है। तो नेचुरल है क्या, इसमें हर तरफ जो है सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये जो कार्बन है यहाँ पर इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ जो कार्बन होता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि S कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन पर ही डिपेंड करता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ sp2 हाइब्रिडेशन है तो इसमें S कैरेक्टर जो होगा 33.33% होगा और इसमें S कैरेक्टर 25% होगा। ठीक है, आपको पता है कि इसका S कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए sp2 है, S का 1 P का 2, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 में आप डिवाइड करोगे 3 का तो कितना आएगा, इसमें आएगा 0.33 आएगा। ठीक है, अब परसेंट की बात आती है तो 100 का क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 33.33%। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर आप इस तरह से करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 33% एस कैरेक्टर। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए sp3 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1/4 करोगे, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए क्योंकि परसेंट लाना है तो कितना आ जाएगा डियर, 25% आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर S कैरेक्टर देखिए 33.33% और यहाँ S कैरेक्टर कितना 25%। यहाँ पर S कैरेक्टर क्या है, S लक्षण ज़्यादा है और यहाँ पर S लक्षण क्या है, कम है। तो आप जानते हो कि जब S कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो ये जो CCl की बॉन्ड लेंथ है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये देखिए CCl बॉन्ड लेंथ स्मॉल और यहाँ पर S कैरेक्टर कम है, इसलिए क्या होगा, CCl बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं। देखिए CCl बॉन्ड लेंथ क्या है, यहाँ पर ये लार्ज है और यहाँ पर CCl बॉन्ड लेंथ क्या है, ये देखिए स्मॉल है। आपको पता है कि जब CCl बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो CCl बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए ये ज़्यादा हो गई और यहाँ पर CCl बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो दिमाग से कि कौन इजीली ब्रेक हो सकता है, यानी कि CCl बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो सकता है, तो आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है ना, इसलिए इसकी बंध प्रबलता क्या है, कम है,
इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बंध प्रबलता क्या ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या होगा, ये जो है लेस पोलर होगा, कम ध्रुवीय होगा, और ये क्या होगा, मोर पोलर होगा यानी अधिक ध्रुवीय होगा। अब आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मोमेंट के, ठीक है। इसका मतलब होता है कि द्विध्रुव आघूर्ण समानुपाती होता है ध्रुवीयता के, यानी कि जितना ज्यादा पोलरिटी होगी उतनी ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है आपको। मैं यहां पर आपके लिए लिख भी देता हूं, ये देखिए, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये देखिए, पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मूवमेंट के, डायपोल मूवमेंट के, ठीक है। यानी ध्रुवीयता समानुपाती होती है द्विध्रुव आघूर्ण के, जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना डायपोल मूवमेंट होगा। आपको पता है ये लेस पोलर है तो नेचुरल है इसका डायपोल मूवमेंट भी क्या होगा, कम होगा। ये मोर पोलर है, इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक तो आंसर मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश की। अगर आप दूसरा आंसर भी इसका बताना चाहते हो तो बड़े इजी तरीके से बता सकते हो, और दूसरा आंसर है इसका रेजोनेंस यानी कि अनुनाद के आधार पर। देखिए कैसे, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये क्लोरोबेंजीन है और ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, तो नेचुरल है कि इसमें क्या है, रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, रेजोनेंस यानी अनुनाद नहीं होगा, ठीक है। अब रेजोनेंस होने से होता क्या है, देखिए, ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग की तरफ आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ का बॉन्ड क्या होगा, ये आगे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, सी और सीएल के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पर इसको मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये सीएल पर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है और सीएल पर चार्ज क्या आ चुका है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब आप देख रहे हैं इसमें सीसीएल के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से आपको पता है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इसकी बढ़ जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से इसकी पोलरिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हिंदी में सुने, देखो क्लोरोबेंजीन में अनुनाद होता है, अनुनाद के कारण क्या होता है, कार्बन और सीएल के मध्य द्विबद्ध लक्षण आ जाते हैं। द्विबद्ध लक्षण आने से CCl के मध्य की जो बंध लंबाई होती है वो घट जाती है। बंध लंबाई घटने से बंध प्रबलता बढ़ जाती है। बंध प्रबलता बढ़ने से जो ध्रुवीयता वो घट जाती है। ध्रुवीयता घटने से जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो भी घट जाता है। आप देख रहे हो ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई अनुनाद नहीं है, तो इनके C और Cl के बीच में क्या रहेगा, बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगी यानी बंध लंबाई ज़्यादा रहेगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, इसकी कम रहेगी, ठीक है। बंध प्रबलता क्या रहेगी, कम रहेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो क्या पोलरिटी क्या रहेगी, ज़्यादा, ध्रुवीयता क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। जिससे डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने अभी देखा कि इसका आंसर दो तरह से दे सकते हैं हम, एक तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, दूसरा रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास में एनसीईआरटी का 12.12 का सेकंड क्वेश्चन, अल्काइल हैलाइड्स थ्रू पोलर आर इमिसिबल विद वाटर, व्हाई? अल्काइल हैलाइड्स थ्रू पोलर आर इमिसिबल विद वाटर, व्हाई? एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है, क्यों? डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड है वो पोलर नेचर का होता है, उसके बाद भी वो वाटर में इमिसिबल होता है, वाटर में अनसोल्यूबल होता है, वाटर में डिजोल्व नहीं होता। ऐसा क्यों? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये है अल्काइल हैलाइड। इसमें आपको पता है एक्स यानी हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो कार्बन से हेलोजन की तरफ होता है, यानी कि इस तरह से, ऐसे, जिसकी वजह से कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यानी कि पार्शियली ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये पोलर नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, मैंने आपसे कहा
कि अल्काइल हैलाइड में यानी हेलो अल्केन में ये जो हैलोजन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो कार्बन से हेलोजन की तरफ होता है, जिसकी वजह से कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पार्शियली पॉजिटिव एंड ये पार्शियली नेगेटिव हो जाता है। हिंदी में सुने, एल्किल हैलाइड या हेलो अल्केन में कार्बन से संलग्न जो हेलोजन परमाणु होता है इसकी ऋण विद्युतता कार्बन से अधिक होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो कार्बन से हेलोजन की तरफ होता है, जिसकी वजह से कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है और हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है। आंशिक धनावेश को हम डेल्टा पॉजिटिव से और आंशिक ऋणावेश को हम डेल्टा नेगेटिव से दर्शाते हैं, जिसकी वजह से ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा आपसे कि अल्काइल हैलाइड जो है ये पोलर नेचर का होता है, ठीक है। पोलर नेचर का होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ड आता है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो ये हम एल्डिहाइड कीटोन जब चैप्टर आएगा उसमें तो हम स्टडी करेंगे ही, और अभी भी हम इस डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? तो देखिए, ये आपको पता है ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन मैं इधर से इधर करूँगा, ठीक। फिर इसी तरह से मैंने दूसरा एक कार्बोनाइल ग्रुप बना लिया, ये देखिए यहाँ पर, ठीक। इसमें मैंने मूवमेंट कर दिया इस तरह से। अब नेचुरली क्या होगा कि कार्बन से जब ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए कैसे, ये इस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखना, इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में डायपोल, अरे भाई दो पोल यानी टू पोल, इसलिए हम इसको बोलेंगे डायपोल। और यहाँ पर भी ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये दो पोल है, तो इसको भी हम बोलेंगे डायपोल। देखो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये दो पोल हो गए, यानी टू पोल हो गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायपोल। और यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या है, दो पोल हो गए, इसको बोलेंगे हम डायपोल। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य ऋण और धन दो ध्रुव है। यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य दो ध्रुव है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे द्विध्रुव आकर्षण बल। एक बार फिर से सुनिए, द्विध्रुव आकर्षण बल, यानी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो उसी तरह से अगर आप यहाँ देखें इस अल्काइल हैलाइड में, इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था और हेलोजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, उस मॉलिक्यूल को हम उल्टा बना लेते हैं। देखिए कैसे, ऐसे, और एक्स को हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, डायपोल डायपोल, तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ आपको पता चल गया कि इस अल्काइल हैलाइड में जो कि पोलर नेचर होता है, इसके अंदर क्या होता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक। और ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आपको पता है ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब होता यह है कि जब हम इस अल्काइल हैलाइड को वाटर में मिक्स करते हैं, वाटर में मिलाते हैं, इस एल्किल हैलाइड को जब हम जल में डालते हैं, जल में मिलाते हैं, तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर इस अल्काइल हैलाइड को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो ये वाटर में इमिसिबल होता है, ये वाटर में अनसॉल्युबल होता है, ये जल में क्या होता है, अविलेय होता है या फिर अमिश्रणी होता है। ऐसा क्यों होता है? तो सुनिए, होता यह है कि जब इस अल्काइल हैलाइड को वाटर में मिलाते हैं तो इन दोनों के बीच में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, और ये जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत वीक होता है। ये इतना वीक होता है कि इस अल्काइल हैलाइड में प्रेजेंट जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स है उससे भी वीक होता है, और वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड है उससे भी वीक होता है। तो इसीलिए ये अल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। एक बार फिर से देखिए,
जब इस अल्काइल हैलाइड को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वाटर में ये अनसोल्यूबल होता है, विलेय होता है या इमिसिबल होता है, यानी अमिश्रणीय होता है। क्यों? क्योंकि जब अल्काइल हैलाइड को वाटर मिलाते हैं तो इन दोनों के बीच में न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, जो कि बहुत वीक होता है। ये इतना वीक होता है जो अल्काइल हैलाइड में प्रेजेंट डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स और वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक होता है, इसीलिए ये उसमें सॉल्युबल नहीं होता। हिंदी में सुने, इस एल्किल हैलाइड को जब जल में मिलाते हैं तो इनके मध्य एक नया आकर्षण बल बनता है। यह बंध बहुत कमजोर होता है। ये इतना कमजोर बंध होता है कि एल्किल हैलाइड में विद्यमान द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल और जल में विद्यमान हाइड्रोजन बंध से भी कमजोर होता है, इसीलिए ये एल्किल हैलाइड जल में विलय नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा चेंज आ जाए, जैसे क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, हेलो एरिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन बेंजीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन। हिंदी में सुने, हेलो एरिन जल में अविलय होता है, हेलो एरिन जल में अविलय होता है लेकिन बेंजीन में विलय होता है या फिर कई कार्बनिक यौगिकों में विलय होता है। ऐसा क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात जरा ध्यान से समझें। ये 3 पॉइंट पर आप ध्यान से देखें। पोलर पोलर सॉल्युबल, नॉन पोलर नॉन पोलर सॉल्युबल, पोलर नॉन पोलर अनसॉल्युबल। याद रखने की जरूरत है। देखिए, अगर एक कंपाउंड पोलर है, दूसरा भी कंपाउंड पोलर है, तो दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे। अगर एक कंपाउंड नॉन पोलर है, दूसरा भी नॉन पोलर है, तो भी दोनों कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएंगे। अगर एक कंपाउंड पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है, तो फिर ये दोनों सॉल्युबल नहीं होंगे, यानी क्या होंगे? अनसॉल्युबल, यानी इमिसिबल। ठीक है, हिंदी में सुने, अगर एक यौगिक ध्रुवीय है, दूसरा भी ध्रुवीय है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? विलय। एक यौगिक अगर अध्रुवीय है, दूसरा भी अध्रुवीय है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? विलय। अगर एक यौगिक ध्रुवीय है, दूसरा अध्रुवीय है, तो दोनों अविलय ही रहेंगे। आपको मैं एक बात बताने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लाइक डिजॉल्व लाइक, इस पर यह डिपेंड करता है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लाइक डिजॉल्व लाइक, इस पर यह डिपेंड करता है। यानी पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में क्या होगा? सॉल्युबल होगा, मगर पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग समझते हैं इसके एग्जाम्पल को लेकर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये हेलो एरिन है और ये वाटर है। आपको पता है ये कौन है? वाटर पोलार, यानी कि ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और ये कौन है? ये नॉन पोलार। ठीक है, ये नॉन पोलार है। ठीक है, तो ये नॉन पोलार और ये पोलार, ये देखिए, ये नॉन पोलार और पोलार दोनों क्या होंगे? अनसॉल्युबल। अब दूसरा देखिए, ये एल्किल हैलाइड है और ये बेंजीन है। आपको पता है ये क्या है? ये नॉन पोलार। ठीक है, और ये क्या है? ये नहीं भी नॉन पोलार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, नॉन पोलार क्या हो जाएंगे? दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉल्युबल। ये देखिए, ये सॉल्युबल, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे? ये विलय हो जाएंगे। तो काफ़ी इजी है। हिंदी में सुने, ये अध्रुवीय प्रकृति का होता है एल्किल हैलाइड, और जल क्या होता है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसलिए दोनों क्या रहेंगे? अविलय। ये देखो, एल्किल हैलाइड अध्रुवीय प्रकृति का है और बेंजीन भी अध्रुवीय प्रकृति का है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? ये विलय हो जाएंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।